अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हकीम साहब ने मेरी तरफ देखे बगैर अपने रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए आहिस्ता से पूछा, तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ तो नहीं है ना? मैं समझ गया कि हकीम साहब ने मुझे एक सिख के रूप में भी पहचान लिया है। आखिर वो मास्टर स्पाई था, तजर्बाकार जासूस था। मैंने कहा, मेरे पीछे कोई नहीं था। हकीम साहब अपनी जगह से उठकर मतब की ड्योढ़ी में आ गया। सामने ताक में रखे हुए लोटे में से पानी लेकर दो एक बार कुली किया और रुमाल से मुंह पोंछते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, सामने वाली कोठड़ी में चले जाओ। मैं जल्दी से उठकर हकीम साहब की कोठड़ी में घुस गया। थोड़ी देर बाद हकीम साहब भी कोठड़ी में आ गया। दरवाज़ा बंद करके बोले, तुमने बहुत देर कर दी। उन लोगों ने डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी नूरीन को किसी ऐसी जगह छुपा दिया है जिसका हम अभी तक सुराग नहीं लगा सके। मैंने हकीम साहब को बताया कि मेरे साथ क्या गुजरी। कैसे जम्मू में मेरा साथी शहीद हो गया, लेकिन हमने टारगेट उड़ा दिया था। हकीम साहब ने कहा, इसका मुझे पता चल गया था, लेकिन तुमने यहाँ आते आते बहुत देर कर दी है। उसने कहा, उन लोगों ने हमारे साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी को अगवा करके बड़ौदा अहमदाबाद के दरमियान जंगल के पुराने खंडर में जेर ज़मीन लेबॉर्ट्री में रखा हुआ था। अब वहाँ से उसे किसी दूसरी जगह क्यों ले गए हैं? हकीम सुलेमान शाह ने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, फिर दरवाज़ा बंद करके बोला, भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस को मुखबरी हुई थी कि पाकिस्तानी कमांडो डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी को वापस निकालने भारत की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। ये मुझे मेरे ख़ास आदमी ने इतला दी थी। मैंने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा असली मिशन तो डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी को यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान पहुँचाना है। हकीम साहब बोले, मैं जानता हूँ। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगे, मैंने अपने खास एजेंट को डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी का सुराग लगाने भेजा हुआ है। शायद वो कल शाम तक वापस आकर मुझे कोई इतला दे। ये अच्छा है कि तुम एक सिख के भेष में हो। तुम आज की रात किसी गुरुद्वारे में गुजारना, खबरदार किसी होटल में न ठहरना। कल शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब तुम जाओ। यह कहकर हकीम साहब कोठड़ी से निकलकर अपनी बैठक में चले गया। उनके जाते ही मैं भी कोठड़ी से निकल आया। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ड्योढ़ी से होता हुआ बाजार में आ गया। बम्बई शहर में सिखों के कई गुरुद्वारे हैं। एक बड़ा गुरुद्वारा पीला हाउस के पास भी है, जिसके साथ एक सराय भी है। मैं ट्राम में बैठकर पीला हाउस वाले गुरुद्वारे में आ गया। यहाँ ग्रंथ पाठ हो रहा था। मैंने प्रसाद लिया और सिराय में आकर एक अकाली सिख को देखा कि नीली पगड़ी पहने सब्ज कुर्सी लगाए रजिस्टर सामने रखे बैठा था। मैंने जाकर सत श्री अकाल किया और बताया कि मैं दिल्ली से आया हूँ, इतने पैसे नहीं कि किसी होटल में ठहरूँ। अकाली सिख ने बेनियादी से कहा, 50 रुपये लगेंगे सरदार जी, 2 रातें रह सकोगे, धर्मशाला में जगह नहीं है। मैंने उसी वक्त जेब से 50 रुपये निकाल कर अकाली सिख सेवादार के हवाले कर दिया। उसने मुझे एक दूसरे बूढ़े सेवादार के हवाले कर दिया, जो मुझे सराय की एक टूटी फूटी शिकस्ता कोठड़ी में ले आया। तुम्हारे पास बिस्तर नहीं है संगतो? नहीं महाराज, सेवादार बोला। वाहे गुरु की कृपा हो तुम पर, घर से भाग कर आए हो यहाँ। मैंने कहा, नहीं सरदार जी, अपने भाई को तलाश करने आया था, वो नहीं मिला। 2 रोज और उसे देखूंगा, ना मिला तो चला जाऊंगा। सेवादार कहने लगा, 10 रुपये मुझे दोगे तो बिस्तर ला दूंगा। मैंने उसे भी 10 रुपये दे दिए। वो मेरे लिए एक दरी सरहाना और चादर ले आया। इसे फर्श पर बिछा कर सो जाना, संडास साथ ही है। बम्बई में बाथरूम को लोग संडास कहते हैं। मैंने वहीं लंगर में खाना खाया। लंगर के खाने के उन्होंने मुझसे 2 रुपये वसूल कर लिया। दोपहर को कोठड़ी में पड़कर सोता रहा। शाम को मुंह हाथ धोकर धर्मशाला से बाहर निकलकर टहलता टहलता पारसी के बूथ के इलाके की तरफ आ गया। यहाँ मुझे एक जगह फुटपाथ पर पब्लिक टेलीफोन का बूथ नजर आया, तो दिल में ख्याल हुआ कि क्यों न लैला को फ़ोन किया जाए। ये एक जज्बाती सी ख्वाहिश थी। मैंने सिक्का डालकर नंबर घुमाया तो दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज़ आई। मैंने आगे से कोई बात न किया और फ़ौरन रिसीवर रखकर फ़ोन बंद कर दिया। एकदम ख्याल आया कि मैं यहाँ रुमान लड़ाने नहीं आया। इस किस्म की छोटी छोटी जज्बाती ख्वाहिशात पर काबू पाना भी कमांडो की तरबियत में शामिल होता है। मैं टेलीफोन बॉक्स से निकलकर सामने मेट्रो सिनेमा वाले फुटपाथ पर आ गया। यहाँ बड़ी फैशनेबल दुकानें थीं। 2 एक स्नैक बार भी थे। एक स्नैक बार के करीब से गुजरा तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, हाय हर नाम। मेरे कदम अपने आप रुक गए। यह किसी लड़की की आवाज़ थी।
मैंने देखा कि मेरी ट्रेन वाली साथी लैला स्नैक बार से निकलकर मेरी तरफ मुस्कुराती हुई बढ़ रही थी। उसने तंग जीन और बगैर आस्तीनों की जैकेट पहन रखी थी। हरनाम, कितना अच्छा हुआ तुम मिल गए। आओ मैं तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलाऊं। तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, वो बड़ी बेतकल्फ़ी से मुझे बाजू से पकड़कर स्नैक बार में ले गई। ये एक छोटा सा साफ सुथरा और चमकीले फर्नीचर वाला स्नैक बार था। लैला की सहेलियां भी मॉडर्न लिबास में थीं और कोई मशरूब पी रही थीं। लैला ने मुस्कुरा कर कहा, माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। हरनाम सिंह हैं, पंजाब से आए हैं मुंबई, बड़े स्मार्ट हैं। लड़कियों ने हेलो हेलो कहकर मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया। गोलियों से भरा हुआ रिवाल्वर इस वक्त भी मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में था। मैं वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन लैला ने ज़बरदस्ती मेरे लिए आइसक्रीम मंगवा लिया। फिर एक एक करके हेलो हेलो करती सारी लड़कियां चली गईं। क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हो हरनाम? लैला ने पूछा। मैंने ज़रा पीछे खिसकते हुए कहा, क्यों नहीं? फिर तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? वो मुस्कुराते हुए बोली। मैंने कहा, अभी आज ही तो आया हूँ। बस गैराज में भाई साहब के पास गया, खाना खाया और ज़रा शहर को निकला था कि तुमसे मुलाकात हो गई। सोचा था शाम को तुम्हें फ़ोन करूँगा। लैला ने बिल मंगवाया और पर्स खोलकर नोट निकालते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम मिल गया। मेट्रो में बड़ी अच्छी म्यूजिकल फिल्म लगी है, चलो उसका प्रीमियर शो देखते हैं। नहीं नहीं लैला, मुझे एक ज़रूरी काम है। लैला की बेतकल्फ़ी से मुझे खौफ आने लगा था, खामखा किसी मुश्किल में न फंस जाऊँ, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया, बस वो मेरे साथ थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजारना चाहती थी। फिर मैंने भी सोचा कि चलो इस तरह सिनेमा हॉल में कम अज़ कम 3 घंटे तो गुजर जाएंगे। मैं उसके साथ हो लिया। लैला ने बॉक्स के 2 टिकट लिए और हम 2 सीटर बॉक्स में आकर बैठ गया। फिल्म शुरू हुई तो लैला ने बातें शुरू कर दी। मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में जो रिवॉल्वर था, मैं नहीं चाहता था कि लैला का हाथ उस तक पहुंचे, मगर मुंबई शहर के सिनेमा के बॉक्स इस मामले में काफ़ी बेबाक साबित हो रहे थे। फिर भी मैंने अपने रिवॉल्वर के राज को मुनकशिफ होने से बचा लिया। फिल्म ख़त्म हुई, हम बाहर निकले तो शाम हो रही थी। सिनेमा की बिल्डिंग और फुटपाथ पर नेवन साइंस की रोशनियां बिखरी हुई थीं। लैला मेरे बिल्कुल साथ लगकर चल रही थी। हम किसी खाली टैक्सी के इंतजार में फुटपाथ के किनारे खड़े थे कि 2 आदमी जो शक्ल सूरत से ही बदमाश लगते थे, करीब आकर लैला को हवा सलूद नजरों से तकने लगे। मैं खामोश रहा। इतने में एक गुंडे ने आवाज़ कसा। लैला ने उसे झाड़ पी लिया तो उसने आगे बढ़कर उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फेश गाली दिया। मैंने लपे कर गुंडे की गर्दन पर हाथ मारा तो वो गिर पड़ा, लेकिन उसके साथी ने चाकू निकाल लिया और मुझ पर हमलावर हुआ। अब मैं रिवॉल्वर निकालने पर मजबूर हो गया। मैंने जैकेट में से रिवॉल्वर निकाला ही था कि फर्श पर गिरा हुआ गुंडा भी चाकू निकालकर मेरी तरफ लपका। मैंने फायर कर दिया। गोली दूसरे गुंडे की छाती में जा लगी। खून का फुहारा उबल पड़ा। वो गिरा और दूसरा गुंडा भाग गया। लैला चीख मारकर सिनेमा हॉल की तरफ दौड़ी। मैं अकेला रह गया। लोग मुझे पकड़ने के लिए दौड़े तो मैंने हवा में 2 फायर किए। लोग पीछे को गिरे। मैं एक तरफ उठकर दौड़ा। लोग मेरे पीछे शोर मचाते भागे रहे थे। मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ आया तो यहाँ भी लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ लपके। मैंने यहाँ एक और फायर कर दिया। वहाँ एक अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक रुक गई। सिपाही सीटियाँ बजाने लगे। मैंने एक टैक्सी खड़ी देखी। पिस्तौल दिखाकर ड्राइवर को बाहर निकाला और खुद उसे स्टार्ट करके एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। मैं तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ निकल गया। वहाँ से लिविंगस्टन रोड पर आ गया। यहाँ एक जगह गाड़ी खड़ी कर दिया और चुपके से निकलकर एक तरफ रवाना हो गया। 2-3 बाजार घूमकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और उसे पीला हाउस की तरफ चलने को कहा। पीला हाउस से एक चौक पीछे ही मैंने टैक्सी छोड़ दिया और यहाँ से 2-3 गंजान बाजारों में से गुजरता हुआ चरनी रोड पर निकला। शुरू रात की हल्की रोशनी और अंधेरों में चलता हुआ मैं हकीम साहब के मतम में आया तो देखा कि वो अकेले बैठे टेबल लैंप की रोशनी में किसी किताब की वर्कगर्दानी कर रहे थे। मेरे चेहरे ही से उन्होंने मेरे अंदर की घबराहट को भांप लिया। मुझे कोठरी में जाने का इशारा किया और खुद भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ गया। तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे, तो मैं कल शाम आने को कहा था। उन्होंने मुझे किसी कदर डांटते हुए कहा। मैंने उन्हें सूरत हाल बताई तो अपनी गुस्सीली आवाज़ को दबाते हुए बोले, तुम आवारा लड़कियों के पीछे हमारे मिशन को तबाह करने पर तुले हुए हो। मुझे हेडक्वार्टर तुम्हारी शिकायत करनी होगी।
میں نے کہا مجھ سے بڑی بھیانک غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک اتفاق سے ہوا۔ حکیم صاحب بولے مجھے افسوس ہے، یہ بات تمہارے ریکارڈ میں آ جائے گی۔ بہرحال میں تمہیں کینچی اور سیفٹی ریزر لائے دیتا ہوں، اور جتنی جلدی ہو سکے اپنا سکھوں والا حلیہ بدل ڈالو۔ وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے مجھے کینچی اور شیونگ کا سامان لا کر دیا۔ میں غسل خانے میں گھس گیا، جلدی جلدی پگڑی اتار کر سر کے بال کاٹے، داڑھی مونڈی اور پھر سے کلین شیو نوجوان بن گیا۔ حکیم صاحب نے میرے کپڑے خود کینچی سے ریزہ ریزہ کر دیے، مجھے پہننے کو نئی پتلون اور پرانی جیکٹ دی، اور کہا کہ اب تمہیں کل تک اس کوٹھڑی میں بند رہنا ہوگا۔ کل شام کو میرا ایجنٹ آ کر جو اطلاع دے گا اس کے مطابق اگلا پروگرام تیار ہوگا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ساری رات اور کل کا سارا دن میں کوٹھڑی میں بند رہا۔ دوسرے دن کے اخباروں میں میٹرو سنیما کے باہر شہر کے گنڈے کے قتل کی خبر چوکٹھے میں چھپی تھی۔ خبر میں یہ بھی لکھا تھا کہ فائرنگ کے بعد قاتل اور اس کی ساتھی عورت دونوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیلا کے فرار کا پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی، اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر پکڑ لی جاتی تو ان کے خاندان پر ایک نئی مصیبت ٹوٹ پڑتی۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ شام کو حکیم صاحب کا خاص ایجنٹ اطلاعات لے کر آ گیا۔ رات کو مطب بند کرنے کے بعد حکیم صاحب میرے پاس کوٹھڑی میں آ گیا۔ وہ میرے لیے کھانا بھی لائے تھے۔ میں کھانا کھانے لگا۔ انہوں نے کہا پوری طرح سے ڈاکٹر افریدی اور اس کی بیٹی نورین کی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ اپنا ایجنٹ صرف اتنی خبر لایا ہے کہ بھارتی ملٹری انٹیلیجنس نے ان دونوں کو احمد آباد سے 80 میل دور ایک قصبے رکھیل پور سے 1.5 کوس دور ایک پرانے قلعے میں رکھا ہوا ہے، جہاں پونا رجمنٹ کی ایک کمپنی پہرا دے رہی ہے۔ منہ اندھیرے ہمارا ایجنٹ پولیس انسپکٹر کی وردی میں جیپ لے کر آئے گا۔ تمہیں اس کے ساتھ سورت شہر تک جانا ہوگا، جو یہاں سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سورت میں وہ تمہیں ہمارے ایک اور آدمی کے حوالے کرے گا، وہ تمہیں اپنی نگرانی میں احمد آباد اور پھر وہاں سے قصبہ رکھیل پور پہنچائے گا۔ رکھیل پور میں تمہیں کیا کرنا ہوگا یہ وہ آدمی تمہیں سب کچھ سمجھائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارا مشن ایک اہم قومی مشن ہے۔ اگر اب تم نے کوئی ایسی غلطی کی تو تم زندہ بچ کر واپس پاکستان نہیں جا سکو گے۔ اپنا ریوالور مجھے دے دو، اور اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا۔ آدھی رات کے بعد جا کر کہیں آنکھ لگی، منہ اندھیرے مجھے حکیم صاحب نے جگا دیا۔ انہوں نے مجھے 1000 روپے دیتے ہوئے کہا انہیں اپنے پاس رکھنا۔ اب تمہارا نام احمد بھائی ہے، تم بہرائچ کے رہنے والے ہو، اور بچپن میں ہی تمہارے ماں باپ مر گئے تھے۔ تمہارا کوئی بھائی بہن نہیں، تم رکھیل پور میں نوکری کی تلاش میں آئے ہو۔ یہ منصوبہ تمہارے لیے اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم گجراتی زبان روانی سے بول لیتے ہو۔ رکھیل پور میں رہ کر تمہیں جو کچھ کرنا ہوگا وہ ہمارا سورت شہر والا ایجنٹ تمہیں سمجھائے گا۔ اب تیار ہو جاؤ، جیپ آ گئی ہے۔ حکیم صاحب مجھے ڈیوڑی میں لے آئے۔ یہاں پولیس انسپکٹر کی وردی میں دبلا پتلا آدمی کھڑا تھا۔ حکیم صاحب نے مجھے اس سے ملایا اور کہا کہ انسپکٹر صاحب آپ کا شکریہ، بس اس یتیم بچے کو سورت پہنچا دیں، وہاں کوئی کام دام کرے گا، یہاں تو بیکار پھرتا ہے۔ انسپکٹر نے مسکرا کر کہا آپ فکر نہ کریں حکیم صاحب، میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ انسپکٹر نے مجھے جیپ میں پیچھے بیٹھنے کو کہا اور جیپ روانہ ہو گئی۔ جیپ ساری رات سڑک پر چلتی رہی۔ راستے میں صرف ایک جگہ رک کر ہم نے ایک چائے خانے میں چائے کا ایک کپ پیا۔ ایک جگہ پولیس نے چیکنگ کے لیے روکا تو پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر سپاہی سلیوٹ مار کر الگ ہٹ گیا۔ صبح جیپ ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچی جس کا نام اب مجھے یاد نہیں رہا۔ ہم نے ناشتہ کیا۔ پولیس انسپکٹر کی ہر جگہ وہ بھگت ہوتی رہی، کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ شخص ہمارا خفیہ ایجنٹ ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اس شخص نے راستے میں بھی مجھ سے اپنے مشن کے بارے میں ایک بات تک نہ کی، بس ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ دوپہر سے کچھ پہلے ہم سوراشٹر کے دوسرے بڑے شہر سورت پہنچ گیا، جو ایک پرانی بندرگاہ بھی تھی۔ بہت بڑا اور برونق شہر تھا۔ پولیس انسپکٹر مجھے شہر سے باہر مضافات میں بنے ہوئے کوارٹر میں لے گیا، جہاں 2-3 پرانی کھٹارہ کاریں باہر کھڑی تھیں۔ کوارٹر کے سین میں ایک مضبوط جسم کا آدمی قمیص اور میلی سی پتلون پہنے ایک انجن کی مرمت کر رہا تھا۔ پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر اس نے سلام کیا اور اپنے شاگرد سے کہا کہ جا کر بازار سے کھانے کو مچھلی وغیرہ لے آیا۔ جب لڑکا چلا گیا تو پولیس انسپکٹر نے اسے کہا دادا حکیم صاحب نے اسے بھیجا ہے، باقی تم کو سب کچھ معلوم ہے۔ وہ آدمی جس کا نام دادا تھا یا اس کا لقب تھا بولا کوئی بات نہیں، اس کا نام احمد بھائی ہے نا؟ ہاں، اب تم جانو تمہارا کام ہے۔ ہم چارپائیوں پر بیٹھ گیا۔
शागिर्द मछली और रोटियां लेकर आ गया। हमने डट कर खाना खाया। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर जीप में बैठकर वापस रवाना हो गया। दादा बोला, अहमद भाई रात की गाड़ी से अहमदाबाद चलेंगे, तुम बेशक अंदर जाकर आराम करो। मैंने कोई सवाल न किया क्योंकि सबको मालूम था कि किसको क्या करना है। मैं शाम तक सोता रहा। रात का खाना मैंने दादा के साथ मिलकर खाया। फिर उसने चाय बनाकर मुझे दिया और खुद भी एक प्याली लेकर मेरे सामने बैठ गया। उस वक्त वहाँ सिवाय हम दोनों के और कोई नहीं था। दादा कहने लगा, मैं तुम्हें रखेलपुर ले जाकर फिरोज भाई से मिलूंगा। वो मेरा चचा है और रखेलपुर में उसकी अपनी छोटी सी जमींदारी है। वो मेरे बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि मैं उसका भतीजा हूँ और सूरत शहर में मोटर मैकेनिक हूँ और अकेला रहता हूँ। तुम भी उससे हरगिज़ अपने मिशन के बारे में कोई बात ना करना। मैंने कहा, मुझे वहाँ क्या करना होगा? दादा बोला, वही अब बताने लगा हूँ। मेरा चचा फिरोज भाई तुम्हें रखेलपुर कस्बे के पोस्ट ऑफिस में किसी किस्म की छोटी मोटी नौकरी दिलवा देगा। तुम्हें वहाँ रहने को एक कोठड़ी भी मेरे चचा की हवेली में मिल जाएगी। कस्बे का वही एक डाक खाना है, वहाँ से हफ्ते में 2 बार उसी पुराने किले को डाक जाती है जहाँ हमारी इत्तला के मुताबिक पूना रेजिमेंट की कंपनी मुकीम है और जिसने डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी को वहाँ छुपा रखा है। कोशिश की जाएगी कि उस सरकारी की नौकरी ही तुम्हें मिले। इससे आगे तुम्हें खुद सुराग रसानी करके डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी का पता चलाना है और फिर उन्हें वहाँ से निकाल कर यहाँ मेरे क्वार्टर में ले आना है। ये काम अब तुम्हारी महारत, वतन परस्ती, दोस्ती, बहादुरी और दानिशमंदी पर मुश्तमिल है। वहाँ जाकर क्या सूरत हाल हो मुझे इसका इल्म नहीं। बहरहाल तुम्हें हर सूरत में इंतहाई होशियारी से काम करना होगा और चाहे तुम्हें वहाँ दर्जन भर खून भी करने पड़े, तुम्हें डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी को वहाँ से निकाल लाना है। वो पाकिस्तान का वर्षा और सरमाया है। हम रात को गाड़ी से अहमदाबाद रवाना हो गया। सूरत से अहमदाबाद का फासला 200-300 किलोमीटर है। ट्रेन भी एक्सप्रेस थी। उसने हमें दूसरे दिन कोई 9 बजे सुबह अहमदाबाद पहुंचा दिया। हमने स्टेशन के सामने एक होटल में बैठकर नाश्ता किया। हम वहां गुजराती ज़बान ही बोल रहे थे। यहाँ से हम एक खटारा बस में सवार होकर कस्बा रखेलपुर की तरफ चल पड़े। 80 मील ये फासला बस ने रास्ते में कई जगह आराम करने के बाद 4 घंटों में तय किया। रखेलपुर हरी भरी खेतों, ऊंची नीची सरसब्ज पहाड़ियों और घास के मैदानों और घने दरख्तों में घिरा हुआ एक कस्बा था। उसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा थी कि यहाँ गन्ना और कपास की फसल बहुत होती थी। मैं अपने रहनुमा के साथ उसके उधेड़ उम्र चचा फिरोज भाई की हवेली में दाखिल हुआ तो हमारी बड़ी अवभगत हुई। फौरन मुर्गियाँ ज़बह कर दी गईं और घर में पराठे पकने लगे। बड़े मज़े से खाना खाया। दादा ने अपने चचा फिरोज भाई को मेरे बारे में भाई कुछ बताया जो उसने मुझे बताया था। फिरोज भाई अपनी खचखची दाढ़ी को खुजाते हुए बोला, अरे इस लौंडे को सूरत में कोई काम नहीं मिला। दादा बोला, चाचा ये गाँव में काम करना चाहता है। लड़का बड़ा शरीफ और मेहनती है, 10 जमात पढ़ा हुआ भी है। डाक खाने में लगा दो, इसको पहले भी इस काम का तजर्बा है। बहराइच में यह डाक बाबू रह चुका है। फिरोज भाई ने कहा, अच्छा किशन दास से बात करूंगा। किशन दास कस्बे के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था। निहायत शरीफ और मुरनजान मुरब्बे आदमी था। फिरोज चचा से उसकी बड़ी दोस्ती थी। दूसरे रोज फिरोज चचा मुझे उसके पास लेकर गया। किशन दास पोस्ट मास्टर ने चाय मंगवाई। फिरोज चचा ने मेरी बात की तो उसने मुझे सर से पांव तक देखा और बोला, फिरोज भैया तुम्हारा कहा मैं नहीं टाल सकता। इस वक्त मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है, यहाँ का स्टाफ ही कितना है, लेकिन तुम आए हो तो मैं इसे रख लेता हूँ, मगर ये शहर तो नहीं भाग जाएगा। ये सारी बातें गुजराती ज़बान में हो रही थीं। मैंने फ़ौरन बड़े अदब से कहा, बाबूजी मैं तो बस आपके चरणों में ही रहूँगा। किशन दास पोस्ट मास्टर हंसकर बोला, बाबा रहना तुम फिरोज भाई के चरणों में। फिरोज चचा बोला, क्यों नहीं किशन दास, ये मेरी हवेली में रहेगा, मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। मुझे इस छोटे से पोस्ट ऑफिस में पेकर की नौकरी मिल गई। पोस्ट ऑफिस की छत ढलानी थी। सामने एक बरामदा था जिसमें एक बेंच बिछा था। दफ्तर में 2 कमरे थे, एक में स्टोर था और दूसरे बड़े कमरे में पोस्ट मास्टर किशन दास, 2 क्लर्क, एक मुंशी और एक पेकर बैठते थे। लिफाफों, पोस्ट कार्डों और पार्सलों पर खटाखट मोहरें लगाई जा रही थीं। छत खस्ता हाल थी, फर्नीचर पुराना हो चुका था। बारिश ने बरामदे के फर्श की कई ईंटें उखाड़ रखी थीं। हमारा एजेंट दादा चला गया। मुझे फिरोज चचा ने अपनी पुरानी हवेली के पिछवाड़े सहन में एक कोठड़ी दे दिया। वहाँ मेरे लिए बिस्तर लगा दिया गया। फिरोज चचा ने कहा, अहमद भाई नौकरानी तुम्हारे लिए खाना पका दिया करेगी,
तुम तनख्वाह में से उसे राशन खरीद कर दे दिया करना। अभी जब तक तनख्वाह नहीं मिलती है तुम्हारा खाना हमारे यहाँ से आ जाया करेगा। मैंने पोस्ट ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरे चार्ज लेने के तीसरे ही रोज एक डाकिया पुराने किले वाली रेजिमेंट की डाक का थैला लेकर साइकिल पर चल दिया। मालूम हुआ कि वहाँ की पुराने किले में हफ्ते में 2 बार डाक जाती थी। मैं खामोशी से अपना काम करता और छुट्टी के वक्त अपनी कोठरी में आकर पड़ा रहता। हवेली से नौकर रोटियां और साग वगैरह लेकर आ जाता। मैंने अपने हुस्न सलूक और शराफत से दफ्तर के सारे आदमियों को अपना गुरविदा बना लिया। मेरे पास 1,000 रुपये मौजूद थे जो मैंने कोठरी में अपने सरहाने के अंदर छुपा कर रख लिए थे अपनी ईमानदारी का सिक्का बिठाने के लिए। मैंने एक रोज 10 रुपये का नोट खुद ही पोस्ट ऑफिस के बरामदे में एक तरफ बेंच के नीचे गिरा दिया। फिर खुद ही उसे उठाकर पोस्ट मास्टर किशन दास के पास ले गया। बाबूजी, ये 10 रुपये का नोट मुझे बेंच के पास बड़ा मिला है, जिसका हो उसको दे दीजिएगा। पोस्ट मास्टर मेरी दयानतदारी से बेहद मुतासर हुआ। उसने मुझे शाबाश दिया और सारे स्टाफ के सामने मेरी ईमानदारी की तारीफ किया। जो डाकिया हफ्ते में 2 बार रेजिमेंट की कंपनी की तरफ डाक लेकर जाता था उसका नाम लाखन देसाई था। बेचारा कमज़ोर सा आदमी था, उम्र 40 से ऊपर हो गई थी। कस्बे के ही बोसीदा मकान में बाल बच्चों के साथ रहता था। छोटा सा एक खेत भी था जहाँ थोड़ी बहुत तरकारी और अनाज पैदा हो जाता था। मैंने उस डाकिये से दोस्ती कर लिया। मैं उसकी बड़ी खिदमत करता। एक रोज़ उसके घर बच्चों के लिए मिठाई लेकर चला गया। डाकिये की उधेड़ उम्र बीवी बहुत खुश हुई। लाखन डिसई भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करने लगा। मैं आधी छुट्टी के वक्त उसके पास बरामदे में बैठ जाता। हम दोनों बीड़ियाँ सुलगा कर चाय बनाकर पीते और बातें किया करते। एक रोज़ बातों ही बातों में मैंने उसे कहा, लाखन बाबू, ये कम बखत फौज वालों को क्या पड़ी थी कि इस जंगल में अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तो मैं हफ्ते में 2 बार साइकिल चलाते वहाँ जाना पड़ता है। लाखन डिसई ने बेड़ी का कश लगाकर कहा, अहमद भैया, इन फौज वालों की कुछ ना पूछो, ये तो जहाँ चाहे मोर्चा लगा ले। मैंने कहा, बाबू वैसे वहाँ तोपें लगी हैं क्या? वो बोला, अरे तोपें कहाँ लगी हैं, बस एक दफ्तर सा बना हुआ है जहाँ बाहर सिपाही पहरा देता है। एक कप्तान साहब दफ्तर में सारा दिन बैठे सिगरेट पीते रहते हैं। डाक लेकर जाता हूँ तो कभी कभी मुझे भी सिगरेट पिला देते हैं। मैंने कहा, मगर लाखन बाबू वहाँ तो फिरोज चचा कह रहे थे कि कोई पुराना किला है जहाँ भूत रहते हैं। लाखन डिसई हंस पड़ा। उसके जर्द दांत नजर आने लगे। अरे अहमदाबाद किले में भूत होते तो फौजी वहाँ कैसे रहते? लाखन बाबू, किसी रोज़ मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी भूतों का किला देखूंगा। लाखन डिसई बोला, किसी रोज़ ले चलूंगा, मगर तुम्हें अपनी साइकिल लेकर चलना होगा। भाई, मैं तुम्हें बिठाकर साइकिल नहीं चला सकता, मगर ड्यूटी के वक्त तुम कैसे जाओगे? मैंने झट कहा, अच्छा ऐसा करते हैं कि किसी रोज़ इतवार को पुराना किला देखने चलेंगे, वहाँ हमें कोई पकड़ तो नहीं लेगा। लाखन डाकी ने गर्दन उठाकर कहा, अरे कप्तान साहब तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, खुद सिगरेट पेश करते हैं, तुम चल कर देख लेना। मैंने राजदारी से कहा, लाखन बाबू दफ्तर में किसी को खबर न हो, किशन दास जी को पता चल गया तो खामखा नाराज होंगे कि अहमद भाई तुम क्यों गए थे? मैं तो सिर्फ भूत प्रेत का किला देखने जा रहा हूँ। अरे तुम फिक्र न करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस इतवार को तुम सुबह मेरे घर आ जाना, चले चलेंगे। इतवार को छुट्टी का दिन था। मैंने कस्बे के हलवाई की दुकान से शेर भर मिठाई टोकरी में रखवाई और डाकिया लाखन डिसई के घर पहुंच गया, क्योंकि मेरा मिशन लेट हो रहा था और मुझे मालूम था कि मुझे डाकिए की नौकरी शायद अभी 6-7 साल तक ना मिल सकेगी। लाखन डिसई और उसके बच्चे मिठाई देकर बड़े खुश हुए। मैंने बच्चों को 1-1 रुपया भी दिया। इस डाकिए ने देर से ब्याह किया था, बच्चे अभी छोटे ही थे।